गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 11 अगस्त है और आज हम 10 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिन के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करेंगे। 9 वाले में 2-3 आर्टिकल ही थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और देखो, आपको पीडीएफ है, टेलीग्राम आईडी हमारी स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, इस नाम से आप जाके वहां पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज देखो बहुत सारे आर्टिकल हैं वैसे तो, और इसके अलावा भी 2 आर्टिकल थे वो मैं आज छोड़ चुका हूँ। उसके थोड़ा अगला लेक्चर होगा, उसके अंदर हम थोड़ा कर लेंगे। जैसे एक तो था कि पीएलएफएस है सर्वे, उसके बारे में था। और एक पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी, पैमाना पोर्टल। वैसे तो हम ऊपर ऊपर से उसको देख चुके हैं, लेकिन उसके अंदर 2-3 डिटेल और थी, तो उनको हम अगले सेशन के अंदर कर लेंगे। और देखो आपको ये है, इतने 12 आर्टिकल दिख रहे होंगे, लेकिन आपको थंबनेल के ऊपर जितने आर्टिकल दिखते हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वही होते हैं। मैं उसी तरीके से उनको डालता हूँ, लेकिन फिर भी आप पूरे देखा करो। इसके अंदर क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखो, हमारा जो 15 अगस्त है उसके लिए फ्रीडम 20 करके ऑफर चल रहा है, सभी कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट है। और ये स्टडी विद डीजे, ये हमारी ऐप है और यहाँ पे जाके आप अवेल कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और देखो, यही टाइम है आपके लिए कि इस टाइम पे ये शांति काल चल रहा है, इसी टाइम पे आप मेंस की तैयारी करनी है तो वो कर सकते हो। इसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और जिनके थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बैकलॉग रह गया है, थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, यदि कोर्सेज वगैरह शुरुआत के अंदर वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको देखो, दिसंबर तक तो सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। वो अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज कैसे करोगे आप, यदि आप साथ में ये लेके चल रहे हो, हमारे साथ में चल रहे हो, तो आपको क्या है कि कंटिन्यू तो चल ही रहे हो। उसके अलावा यदि 1-2 सब्जेक्ट रह गए हैं तो उसको आप पीछे जाके साथ साथ में उसको उसी टाइम के अंदर मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके बाद देखो, दिसंबर के बाद में, जनवरी के बाद में आप उसी चीज़ों के अंदर वापस फंस जाओगे। वापस प्री की एग्जाम होगी, ये सब होगा, फिर उसके बाद में आपको वापस ऐसे कॉन्फिडेंस लैक होगा कि मेंस यदि प्री हो जाता है मेरा, तो मेंस के अंदर क्या करेंगे। तो देखो, आज पहला आर्टिकल है, ये 300 गीगावाट का हमने रिन्यूएबल एनर्जी से क्षमता हासिल कर ली है। तो हमारा टारगेट क्या था 2030 तक, 2030 तक हमारा टारगेट था 500 गीगावाट का, है ना। और 2070 तक, 2070 तक था जीरो, नेट जीरो का टारगेट है हमारा। तो 300 गीगावाट हमने अभी हासिल कर लिया है। और इसके अंदर ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जैव ऊर्जा, ये हायरार्की है कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा है, उसके बाद में घटता क्रम है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ये गवर्नमेंट ने दे रखा है। इसका मतलब है कि देखो, पवन ऊर्जा है वो सेकंड नंबर पे है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ही ऊपर है पवन ऊर्जा, लेकिन ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे। फिर उसके बाद में इंग्लिश के अंदर है, ये वो सेम ही चीजें हैं। और इसके अंदर कुछ और भी चीजें बता रखी हैं, विंड एनर्जी वगैरह 2014 के अंदर कितना था, अभी कितना है, तो वो कंपैरिजन है, वो हमारे काम का नहीं है। 2-3 स्कीम दे रखी हैं, वो आप ऊपर से देख सकते हो। जैसे पीएलआई स्कीम होगी, एएलएमएन इस कैपेसिटी है, तो वो 200 गीगावाट के समथिंग होगी, कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो सब है ना वो। फिर उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो इसके बारे में है। तो ये थोड़ी स्कीम वगैरह, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज दे रखी हैं कि आत्मनिर्भरता हम कैसे लेके आए हैं, उसके बारे में है। अब देखो, अगला आर्टिकल है, ये है सीपी ग्राम, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके बारे में है। देखो, सीपी ग्राम क्या है कि एक शिकायत निवारण पोर्टल है, कि नागरिक है तो वो क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं वगैरह दी जा रही हैं, तो उनको एक फीडबैक सिस्टम के द्वारा उनकी शिकायत वगैरह देनी है, उनको शिकायत करनी है। तो एक पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप भी है, जो उमंग ऐप के थ्रू है ना वो की जाती है। तो ये सीपी ग्राम है, इसके बारे में है। तो इसके बारे में देखो, थोड़ा सा पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम डिटेल के अंदर थोड़ा सा देखेंगे। इसके अंदर देखो, जैसे सिटीजन है, सबसे पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया यहाँ पे, और या फिर ये रजिस्ट्रेशन करके और एक पोर्टल के तहत प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या पीएमओ वहाँ पे उनकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली, मतलब पीएमओ की वेबसाइट तक भी है ना, ये अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करके करने के बाद में इन्होंने, इनको जो सेवा दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं, तो उनकी एक यूनिक आईडी होती है, वो यूनिक आईडी दी जाएगी, वो ये देंगे, यूनिक आईडी देंगे। और फिर उसके बाद में एक फील्ड ऑफिसर होगा, फील्ड ऑफिस होगा, वहां तक है ना इसको ट्रांजिशन के तहत इसको भेजा जाएगा। या फिर इधर से भी भेज रहे हैं तो जो मतलब ग्रीवियंस रेड्रेसल के लिए फील्ड ऑफिस है, तो वहां पे इसको भेजा जाता है। फिर ऑफिस क्या करता है कि इसका रिजोल्यूशन करता है, रिजोल्यूशन की कोशिश करेगा। कितने दिन के अंदर करना होगा इसको, 21 डेज के अंदर। पहले ये 30 दिन था, इसको 21 दिन कर दिया गया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन किया, रिजोल्यूशन क्या होगा कि सिटीजन के पास में एसएमएस या मेल के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका रिजोल्यूशन कर दिया गया है, रिजोल्व कर दिया गया है, आपका कोई मैटर था, कोई शिकायत थी, उसको रिजोल्व कर दिया गया है। अब क्या होगा कि ये सिटीजन के पास में ये पहुंचेगा। अब सिटीजन क्या करेगा, इसको फीडबैक देगा। सिटीजन वापस फीडबैक देगा कि मैं इससे संतुष्ट हूं या नहीं हूं, सेटिस्फाइड हूं, है तो ये क्लोज हो जाएगी ये चीजें यहीं पे ही। और यदि नहीं है तो एक नोडल अपॉइंट अथॉरिटी होती है या सब अपीलिएट अथॉरिटी होती है, उनके पास में ये शिकायत वापस भेजी जाती है। और इनको क्या है, 30 दिन के अंदर फाइनल रिजोल्यूशन करना होता है। 30 दिन इनको भी मिलते हैं, 30 डेज यहाँ लिखा नहीं है, 30 दिन के अंदर आगे मिल जाएगा आपको इसका। तो 30 दिन के अंदर इसका रिजोल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद में ये सिटीजन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा
फिनोमिना है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और वैसे हम आगे देखने वाले हैं वही चीजें हैं। देखो पहली बात है, चर्चा में क्यों है, डिजिटल जन शिकायत निवारण मंच है, पहली बात तो हमें पता है। ठीक है, फिर एआई आधारित निगरानी वगैरह करना, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना, इसका एक व्यापक है ना डिजिटल मंच है ये। अब सीपी ग्राम का महत्व क्या है, नागरिक सशक्तिकरण होगा, जवाबदेही और पारदर्शिता, ये सब सारी चीजें है ना इनके अंदर जो ऑफिशियल है उनके अंदर आएगी। फिर संस्थान उत्तरदायी होंगे। सीपी ग्राम की कार्य प्रणाली क्या होगी, देखो पोर्टल होगा, एक तो पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप है जो उमंग ऐप से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है कि कॉमन सर्विस सेंटर है तो उनके द्वारा भी शिकायत वगैरह की जा सकती है। कॉमन सर्विस सेंटर होंगे बहुत सारे, लगभग देखो 5 लाख से ज्यादा ना सीएचसी हैं, तो उनके द्वारा ये शिकायत की जा सकती है। पहले शिकायत की जाएगी, फिर उसके बाद में ये स्वचालित मार्ग निर्धारण होगा, मतलब ऑटोमेटेड रूट होगा, 21 दिनों के अंदर इनको किया जाएगा। वो मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद में 30 दिनों के बाद में यदि वो फीडबैक वाला है तो 30 दिनों के अंदर इसको करना होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर अपवाद है, अपवाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, किन किन के मामले के अंदर शिकायत वगैरह नहीं की जा सकती है, इसके लिए अपवाद है। एक तो आरटीआई है, इसकी शिकायत नहीं हो सकती। फिर न्यायालय या विचाराधीन मामले चल रहे हैं उनके अंदर नहीं हो सकती है। या फिर कोई धार्मिक मामला है, रिलीजियस मैटर है तो उसके बारे में। या फिर सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी, मतलब उन पे अनुशासनात्मक कार्यवाही वगैरह क्या की गई है, ये सारी चीजें उनके बारे में ये नहीं देखेगा, इनके बारे में शिकायत नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो 10 चरण ये सुधार वगैरह ये है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सीपी ग्राम 7.0 है कि ऑटोमेटेड है ना ग्रीवियांस रेड्रेशल वगैरह किया जाएगा। फिर उसके बाद में एआई और मशीन लर्निंग का भी इसके अंदर यूज में लिया जा रहा है। भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं वो भी यूज में हो रही है, 22 भाषाएं इसके अंदर भी हो रहा है। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 चीजें। फिर शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक, ये क्या है, ग्रीवियांस रिडर्शल असेसमेंट एंड इंडेक्स है। तो इसके अंदर उनकी प्रदर्शन का आकलन वगैरह किया जाता है कि कौन से मंत्रालय ने ज्यादा शिकायतों का निवारण किया है, उसको देखा जाएगा, GRAI। फिर एक राष्ट्र एक पोर्टल, वन नेशन वन पोर्टल है, इसके अंदर राज्यों की है ना शिकायतें कौन कौन सी हैं तो वो उनके लिए है ना एक होलिस्टिक तरीके से एकीकृत करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। फिर डेटा रणनीति इकाई, इसमें कुछ नहीं है। फिर समाधान दीदी, समाधान दीदी क्या है कि एक एआई चैटबॉट है, और इसके अंदर एआई चैटबॉट होगा और वो सारी चीजें समाधान वगैरह करके सीपी ग्राम के अंदर ही है ये। तो ये वॉइस चैटबॉट है। अब इसमें क्या है कि मान लो किसी को लिखना नहीं आ रहा है, मान लो कोई किसान है और उसको शिकायत करनी है, उसको लिखना नहीं आता, वो बोल के अपनी शिकायत वगैरह कर सकता है। चैटबॉट इस तरीके से काम करेगा, वो बोल के बताएगा और बोल के ही आप लिख के कर सकते हो या फिर बोल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो बोलकर ये है स्पीच टू टेक्स्ट ना, ये अनुवाद वगैरह करने की इसमें सक्षम है ये। तो ये आपको थोड़ा सा ये समाधान दीदी है, इसको भी ध्यान रखना, ये सीपी ग्राम है, इसी का ही वॉइस चैटबॉट है ये। ठीक है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये कि समाधान दीदी क्या है। अब आप लखपति दीदी वगैरह इनसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, वो सब आप सोचोगे तो है ना वहां पे आप गलत हो जाओगे। तो अब देखो अगला आर्टिकल है, ये क्या है, विदेश व्यापार महानिदेशालय है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं इजी वे के अंदर थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ ये क्या है। देखो सरकार की 2 स्कीमें चल रही हैं। जैसे मान लो आप एक इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करना चाहते हो अपने नाम से, लेकिन उसके अंदर आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं एक्सपोर्ट ही करूंगा, एक्सपोर्ट के बेस पे ही है ना ये इंडस्ट्री वगैरह स्थापित कर रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना है। तो सरकार की 2 स्कीम चल रही हैं इसके तहत। एक का नाम है एडवांस ऑथराइजेशन और दूसरे का नाम है ईपीसीजी। इसका है निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर भी आप देख लेना। ये 2 स्कीम है, ये 2 स्कीम चल रही है सरकार की। एक तो क्या है कि आपको कच्चे माल है उसके ऊपर सरकार रियायतें देती है, और दूसरा है कि मशीनरी वगैरह यदि आप एक्वायर कर रहे हो तो उसके ऊपर रियायत देती है। और वो क्या है कि बाहर से यदि इंपोर्ट कर रहे हो आप कच्चा माल और जो पूंजीगत वस्तु मतलब मशीनरी वगैरह है, तो वो आयात कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको है ना सरकार ये 2 स्कीम के तहत देती है। अब मान लो कि आपको सरकार इस शर्त के ऊपर देती है ये कि आपको निर्यात करना ही होगा और इतना इतना आपका टारगेट है, उतना आपको निर्यात करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। यदि उतना आपने जितना बताया था, जितना आपने छूट ली है और उतना आपने नहीं एक्सपोर्ट किया है तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और जुर्माना उस आधार पे होता है कि आपको सरकार उसी तरीके से जुर्माना देगी कि आपको पॉइंट ऑफ पॉइंट, मतलब जितना आपको ब्याज वगैरह छूट मिलती थी उसी हिसाब से है ना सरकार ब्याज देगी। ब्याज का भुगतान है ना आपको उस तरीके से करना होगा जुर्माने के तहत। ठीक है, क्योंकि आप सरकार का जो ब्याज था वो चुका ही नहीं पाए हो क्योंकि एक्सपोर्ट आपने अच्छा नहीं किया है। तो ये 2 स्कीम चल रही हैं। अब क्या है कि डीजीएफटी है और एक है ईओडीसी। ईओडीसी का मतलब है निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जैसे मतलब जुर्माना वगैरह लग रहा है तो उसको है ना चुकाने के बाद में एक निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र है, ये देना पड़ता था। इसके आवेदन वगैरह ऐसे करने पड़ते थे। लेकिन पहले क्या होता था कि इसको फिजिकली तौर पे देना पड़ता था, इसको ऑनलाइन तरीके से कर दिया है कि सरकार ऑनलाइन देख लेगी कि आपने अपना जुर्माना वगैरह है, यदि आपने वो कंप्लाइंस पूरा नहीं किया है निर्यात वाला, तो उसके लिए आपने पूरा जुर्माना वगैरह भर दिया है या नहीं भर दिया है, उसके लिए
ईओडीसी सर्टिफिकेट वगैरह होता था तो उसको सरकार अब ऑनलाइन देख लेगी, बस इतना ही है, इसको ऐसा ही समझना है। और डीजीएफटी है, ये सारी चीजें अब देखता है, ठीक है। ये एक नोडल एजेंसी है डीजीएफटी, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, यही चीज है इसके अंदर। अब देखो प्रभावी तिथि की क्या होगी, ये हमारे काम का नहीं है। अब देखो इसके अंदर एक और है, डीजीएफटी आइस गेट का एकीकरण कर दिया है इसमें। तो सीमा शुल्क है, प्रणालियों से प्राप्त स्वैच्छिक शुल्क भुगतान डेटा को एपीआई के माध्यम से डीजीएफटी की ऑनलाइन प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यही है कि डीजीएफटी है तो ऑनलाइन वगैरह इस तरीके से कर दिया है, तो अब है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ऑनलाइन इसको कर दिया है, बस इतना ही है। तो ये दो स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया है, और किस तरीके से काम करती है वो बता दिया मैंने। इसका नाम याद रखना है, एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी, ये दो स्कीम है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा बता रखा है, ईपीसीजी स्कीम है, इसके बारे में बता रखा है। और नियमितीकरण है, रेगुलराइजेशन है, वो कैसे होता है उसके बारे में, ब्याज भुगतान करना ही होता है, और वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको ऊपर ऊपर से डायरेक्टली बता दिया है, और आप दुख देखना चाहो तो इसके अंदर देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुपालन बोझ में कमी होगी, इससे फायदा क्या क्या होगा वो दे रखा है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, थोड़ा जल्दी चीजें हो जाएंगी, वो सब चीजें हैं, वो आपको पता ही है क्या हो सकता है। अब देखो अगला है एनआईआरएफ रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है। तो ये एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये इंडिया के अलग अलग जो बड़े संस्थान हैं, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गए, इनके लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क है। और ये शुरू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, शायद ये नीति आयोग ही करता है एनआईआरएफ, तो है ना। तो 2015 के अंदर एनआईआरएफ रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। और देखो इसके अंदर इंडिया के बहुत सारे जो संस्थान है, आईआईटी वगैरह, ये होते हैं। और एक वर्ल्ड की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आती है, ठीक है, वर्ल्ड की रैंकिंग होती है, ये भी है ना, भारतीय संस्थान वगैरह जो वर्ल्ड के भी संस्थान है उनकी रैंकिंग होती है। और ये 2015 के अंदर इसके अंदर सिर्फ 11 इंडियन इंस्टीट्यूट ही थे, लेकिन अब इनकी संख्या 2027 में 52 हो गई है। 2027 तो आया नहीं है अभी, पहले ही कैसे कर दिया है पता नहीं इन्होंने, लेकिन 52 है इंस्टीट्यूट हो चुके हैं अभी इसके अंदर, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो इंडिया के जो संस्थान है वो अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए संस्थान कौन कौन से खुल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इसके अंदर बता रखा है। और हायर एजुकेशन के लिए स्कीम वगैरह है, एक तो पीएम उषा के बारे में बता रखा है, पीएम उषा है, उससे पहले रूसा की स्कीम चल रही थी, ठीक है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत। फिर उत्कृष्ट संस्थान है, ठीक है, जैसे मतलब इसका है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना है, तो इसके अंदर जैसे हायर एजुकेशन है तो उसकी शैक्षणिक और प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता है ना, ये सब दी जाती है इसके अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। फिर एमिनेंस है, सॉरी एमिनेंस होगा ये। फिर संस्थानों का विस्तार वगैरह की बहुत सारे आईआईएम आईआईटी वगैरह हम खोल चुके हैं, ये सरकार ने बताया। तो आपको एनआईआरएफ है, इसके बारे में देखना है, वर्ल्ड रैंकिंग है, इसके बारे में आप बता सकते हो कि हायर एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन आए तो उनको दो तीन चीजों को आप लिख सकते हो इसके अंदर। अब देखो आईआईएम गुवाहाटी है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसके अलावा भी है ना आईआईटी नई नई खुल रही है, उनके बारे में थोड़ा बता रखा है कि तिरुपति पलक्कड़, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर से इतना ही देखना था। फिर फिर उसके बाद में देखो एक कौशल विकास वगैरह, ये क्या हो रहा है। हम्म, देखो कौशल विकास, रोजगार और उद्योग अकादमिक एकीकरण, इसके लिए जैसे स्कूली शिक्षा है तो उसके लिए एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, इन्होंने क्या किया है कि शिक्षकों के लिए कंप्यूटेशनल सोर्स, कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कि छोटे छोटे डिवाइड करके और काम करना। जैसे मान लो कि शादी वगैरह के अंदर भी आप प्लानिंग वगैरह करते हो तो टेंट वाला अलग होगा, या फिर ये स्टेज वाला अलग होगा, ये प्रोग्राम अलग होगा, इसके लिए कंप्यूटेशनल सोच का मतलब यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बांट के, और उसके बाद में आप है ना दिमाग के अंदर ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाओ, और ऐसी आपकी सोच विकसित हो। एआई का पाठ्यक्रम है, इस तरीके से है ना, इन्होंने किया है। तो ये स्कूल और अकादमिक एकीकरण है, ऐसा किया गया है। हायर एजुकेशन के अंदर जैसे एईडीपी है, इसके दिशा निर्देश हो गए। फिर राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा है ना, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत दिया जाता है। उसके बाद में तकनीकी शिक्षा है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। तो ये सारी चीजें मतलब हायर एजुकेशन के बारे में है, और अलग अलग छोटी छोटी स्कीम है उनके बारे में बता रखा है। तो बस यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने ऊपर बताया आपको, उसके अलावा है ना, ये हम पहले एक एजुकेशन की मैंने आपको पीडीएफ भी दी थी, उसके अंदर हम देख चुके हैं इसको। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, सांस्कृतिक कूटनीति है। इसके लिए अभी एक स्कीम चल रही है, संस्कृति मंत्रालय की विशेष सहभागिता योजना, GES, GES स्कीम है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इसको तीन पार्टों के अंदर बांटा गया है। देखो जी, इसके फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे अलग अलग, जैसे
कुछ अलग अलग देश हैं, जैसे मतलब इंडिया है तो इंडिया लगभग 90 के समथिंग देश हैं, तो उनके तहत उनके साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, मतलब आप देखो कि संस्कृति है तो ये क्या है कि सॉफ्ट पावर के अंदर है ना बहुत ज़्यादा काम आती है। और आप जब आईआर के क्वेश्चन लिखते हो तो उस टाइम पे यदि इस स्कीम का यूज़ में लेते हो तो आईआर के सॉफ्ट पावर के बढ़ाने के लिए, जैसे मिशन मौसम वगैरह ये सब हम लिखते हैं, तो उसके साथ में आप जीएस स्कीम है तो इसको भी लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको लेके आया हूँ कि जीएस स्कीम है, इसको है ना आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि आईआर के अंदर सॉफ्ट पावर यदि आप लिख रहे हो तो उसके अंदर आप इस पॉइंट को ऐड कर सको। उसके अलावा देखो इसके क्या है, 4 पार्ट हैं ये इन्होंने बता रखे हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है, इसको 4 भागों में बांटा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसके लिए, फिर प्रोजेक्ट मौसम है, फिर बृहत्तर भारत है, और एक भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परियोजनाओं के संरक्षण की योजना, ये है। तो इस तरीके से इसको 4 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है, ठीक है। अब देखो सांस्कृतिक जो एक्सचेंज वगैरह है ये कैसे किया जाता है वो सब आपको थोड़ा सा आइडिया है ही। अब देखो 98 देश हैं वर्तमान में, इंडिया है तो अलग अलग देशों के साथ में 98 देशों के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज वगैरह कर रहा है। अब जैसे ब्रिक्स है, G20 है, एससीओ है, ब्रिम्स्टेक है, ऐसे बहुत सारे मंच हैं, उनके ऊपर सांस्कृतिक मंच है ना ये बनाए जाते हैं भारत के द्वारा, और इसके अंदर ये जी से स्कीम है ये काम आती है। अब देखो एक छोटी सी चीज और दे रखी है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR, ये क्या है कि विदेश मंत्रालय के अंदर है ना एक स्वायत्त संगठन है, और ये भी ना संस्कृति वगैरह को बढ़ाने का, इनका अंदर है ना सांस्कृतिक केंद्र वगैरह स्थापित करना या फिर देशों के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान को अच्छा करना, उसके लिए काम करती है। तो ये ICCR है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लिया हमने। बस ये 2-3 पॉइंट थे, ये हम इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने इसको लिया है। इसका नाम है देखो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, ICCR है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, सीधा आपको यदि क्वेश्चन प्री के अंदर पूछा जाता है तो आप इसको विदेश मंत्रालय के अंदर लिखोगे, ठीक है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है वनों से आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, इनको हटाना, मतलब इन्वेजिव फॉरेन स्पीसीज हैं तो उनको हटाने के लिए एक प्रोग्राम है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि इन्वेजिव स्पीसीज है तो उनके लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो जिम्मेदार होती हैं, उनको मतलब हटाने के लिए, स्थानीय जो प्रजातियां हैं उनको लगाने के लिए, ये सब है। तो देखो एक तो भारतीय वन सर्वेक्षण है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये है। तो इन्होंने क्या है 45 आक्रामक प्रजातियां हैं, उनको अलग एक एल्बम वगैरह तैयार किया है। फिर उसके बाद में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने भी कुछ काम किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो आक्रामक पौधे हैं वो बहुत घने से लेके मध्यम घने छिटपुट रूप में है ना बहुत अलग अलग जगह पे पाए जा सकते हैं। और आक्रामक प्रजातियां आप समझते हो कि विदेशी प्रजातियां क्या होती हैं, जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं उनको खत्म कर देती हैं वहां पे आके, जो मतलब लोकल एनवायरनमेंट होता है वहां पे। जैसे आपको पता होगा कि एक यूकेलिप्टस नाम का, इसको इन्वेजिव स्पीसीज ही कहा जाता है एक तरीके से, यूकेलिप्टस है। तो इसके पौधे हमने बहुत पहले लगाए थे, जैसे उसको सफेद एक लंबा सा पेड़ होता है उसको आप जानते ही होंगे, आप यदि कई साल से तैयारी कर रहे हो तो यूकेलिप्टस है। तो इसको भी इन्वेजिव स्पीसीज की तरह देखा जाता है कि उसको एक मतलब हरियाली की तरह इस तरीके से लगाया गया था, लेकिन वो पानी ज़्यादा सोखना, फिर उसके बाद में दूसरी प्रजातियां हैं तो उनके लिए पानी छोड़ता ही नहीं है, इस तरीके से ये यूकेलिप्टस है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो इनको हटाने के लिए अभी सरकार ने कोशिश की है कि कैसे कैसे हटाया जा रहा है उनके बारे में बता रहा है। अब देखो इन्होंने एक प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर दिया है कि हटाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ना इसका काम कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक है। ये कह रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि इनको हटाने का काम है ना ये केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य सरकार यही करेंगे, हमारा काम नहीं है ये, ठीक है। बस ये था। उसके अलावा एक राष्ट्रीय का, एक सेकंड ये बीच में कट गया शायद, हाँ राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता है 2023 का, ये इकोसिस्टम है तो इसके अंदर भी, ठीक है। तो इसके अंदर वन प्रबंधन वगैरह ये करना, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन करना, ये सब है ना इस योजना के तहत भी किया जाता है। तो ये 2-3 चीजें थी, जैसे मतलब FSI है, ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इसके अंदर इन्वेजिव स्पीसीज हैं तो उनको कंट्रोल करने के अंदर काम करती हैं। अब देखो अगला आर्टिकल है एशियाटिक लायन के बारे में है। एशियाटिक लायन है तो उनकी संख्या वगैरह थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल दे रखा है कि 2025 में है ना 891 हो गई है। पहले क्या है कि 1900 के समथिंग इनकी संख्या 40 से 60 के समथिंग थी, और जूनागढ़ रियासत थी तो उन्होंने इनको बचाने की कोशिश की थी। और उसके बाद में अभी क्या है कि 400 से ज़्यादा ना उनकी जो एरिया है वो बढ़ गया है काफ़ी सालों के अंदर, 400% से ज़्यादा है ना 1990 के बाद में 400% एरिया है उनको संरक्षण क्षेत्र है तो वो बढ़ चुका है, और 11 जिलों के अंदर ना इसका विस्तार हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क के अंदर ही नहीं है, इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा गिरनार है, मितियाला है, पनिया है और बरदा है। आपको ये पूछा जाए
तो ये आप ध्यान रखोगे। गिरनार ये प्री के लिए है फैक्ट। मितियाला, पनिया और बरदा ये पीआईबी के अंदर ही दे रखे हैं, इसलिए मैंने दिया है। देखो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी ये भी है, सॉरी, एक भूपेंद्र जो यादव है हमारे मंत्री हैं, तो उनका आर्टिकल था उसके तहत है ये, ठीक है, उन्होंने दिया था, ये आर्टिकल के अंदर दे रखा है। फिर जंगली शिकार और अब शहरों के आवास का आहार का 74%, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो गिर नेशनल पार्क है तो वहां पे या फिर उसके आसपास का जो एरिया है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये शेरों को या जो एशियाटिक लायन है तो उनका संरक्षण ही नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां हैं उनका भी हो रहा है, और इनको जो प्राकृतिक आहार है वो भी मिल रहा है, इनको जबर मतलब हाथ से नहीं खिलाया जा रहा है, कुल मिला के ये शिकार कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, गिर के लिए सामुदायिक जुड़ाव के लिए गिर संवाद सेतु है, ये है। फिर उसके बाद में मालधारी समुदाय है, तो उनका मानना है कि जैसे जो नील गाय वगैरह है ये फसल वगैरह ये खत्म कर देती हैं, तो उनके लिए क्या है कि जो शेर है वो जरूरी है, उनका ये मानना है, और ये मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन के तहत है ना वहाँ पे रहते हैं, साथ में रहते हैं, शेरों को अच्छा मानते हैं, ये उपस्थिति की सराहना करते हैं। बुनियादी ढांचा वगैरह है ना, शेरों की दुर्घटना वगैरह ये है ना बहुत कम हो चुकी है, ये सरकार ने कहा है। और 2007 में एक बार कोई पोचिंग वगैरह ये सब हुई थी, तो उसके बाद में है ना पोचिंग भी नहीं हुई है, ये बता रखा है इसके अंदर। पोचिंग का मतलब शिकार है। फिर पशु चिकित्सा देखभाल है, तो इसके लिए वन्य जीव अस्पताल वगैरह ये सब है, तो ये बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। एक प्रोजेक्ट लाइन है ना, सरकार ने चलाया था 15 अगस्त 2020 के अंदर, ये लेके आए थे, तो प्रोजेक्ट लाइन है उसके तहत भी इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बता रखी हैं। और ये एक एडिटोरियल था, भूपेंद्र यादव ने लिखा था उन्होंने, तो वो एडिटोरियल है वो हमने देखा है। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, इसके अंदर वैसे तो लैंड डिग्रेडेशन के संबंधित आर्टिकल था, मैंने डायरेक्टली बिना हेडिंग के इसको दे दिया है आपके लिए। तो देखो एक इसके अंदर तो एक ग्रीन इंडिया मिशन है एक तो, फिर एक नगर वन योजना है, ये दो स्कीम है, इनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि एक ग्रीन इंडिया मिशन है, एनएपी ट्रिपल सी है, नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके तहत 8 और 9 मिशन है, नौवां बाद में ऐड हुआ था, मैंने एक बार हमारी बातचीत हुई थी कि 8 है या 9 है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये 2015-16 से इसको शुरू किया गया था, नेशनल ये ग्रीन इंडिया मिशन को, और ये एनएपी ट्रिपल सी के तहत है। अब इसमें क्या है कि जो मतलब लैंड डिग्रेडेशन है या फिर वन है तो उनको खत्म किया जा रहा है, तो उसके तहत ना उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए ना ये ग्रीन इंडिया मिशन है ये लाया थे। और उपलब्धि वगैरह क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है, शीर्ष राज्य ग्रीन इंडिया मिशन के तहत ना सबसे ज्यादा जो पुनर्स्थापन किया गया है, वृक्ष वगैरह ज्यादा लगाए गए हैं, उसके अंदर पहला नंबर है एमपी का, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ है सेकंड नंबर पे। दो नंबर एक ही याद रख लो आप, इतना काफी है, ये थोड़ा सा ज्यादा डीप के अंदर जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक। फिर नगर वन योजना है, नगर वन योजना है कि मतलब जो शहरी जो कंक्रीट वगैरह इस तरीके से हैं, तो वहां पे भी वन वगैरह लगाए जाएं, तो उसके तहत हम बात कर चुके हैं नगर वन योजना के बारे में भी, पहले कर चुके हैं हम आराम से। फिर कैंपा स्कीम है, तो उसके तहत है ना राज्यों को फंड वगैरह सरकार देती है, और वहां पे नगर वन योजना है, तो उसके तहत ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। सामुदायिक भागीदारी है, तो सामुदायिक भागीदारी के अंदर ना आप यदि लिखना चाहो, तो उस टाइम पे यदि मेंस के अंदर आपको लिखना हो, देखो बहुत सारी चीजें हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, ये बनाई जाती हैं। ग्राम वन समितियां हैं, ये बनाई जाती है। फिर समुदाय आधारित संगठन है, ये बनाए जाते हैं, और स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो तो काम करते ही हैं। तो ये 3 चीजें हैं, ये थोड़ा सा आप ना लिखोगे, स्पेशली ये दो हैं, इनको लिखना है, ग्राम वन समितियां हो गई और एक संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हो गई। फिर उसके अलावा सरकार क्या क्या कर रही है, जैसे एफएसआई है, तो वो आईएसएफआर रिपोर्ट वगैरह वो आती है, तो उसके बारे में स्पेशली आपको आईएसएफआर रिपोर्ट है, उसी के जो है ना ये सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो कहाँ है, ये सब है ना आईएसएफआर के याद रखने, इसको तो सिर्फ एक याद रख लो उतना काफी है, और वाकई इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। तो ये आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हो इसको। अब देखो अगला है, देश में ग्राउंड वाटर है उसकी औसत खपत है, तो वो क्या है और उसकी गुणवत्ता वगैरह क्या है, उसके बारे में आर्टिकल है। तो देखो सक्रिय भूजल संसाधन आकलन है 2025, ये एक रिपोर्ट है, आकलन किया गया था 2025 के अंदर, इसके आंकड़े हैं कुछ, तो ये अभी दे रखे हैं पीआईबी के अंदर, तो इसको थोड़ा सा आप देखना है। देखो सबसे ज्यादा है ना भूमि भूजल का खपत है वो कहाँ पे किया जाता है, सिंचाई के अंदर सबसे ज्यादा 87% है वो सिंचाई के अंदर किया जाता है, और पेयजल के अंदर 11%, और उद्योगों के अंदर 2%, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर है उसका बात है, भूमिगत जल को, ठीक है, भूमि जल को। फिर टोटल देखो, इसको यदि आपको कहीं पे लिखना हो कि पर कैपिटा जल उपलब्धता अभी इंडिया के अंदर कहाँ पे है, कितनी है, तो ये 1573 क्यूबिक मीटर है। फिर सॉरी, फिर सार्वजनिक निष्कर्षण वाले राज्य कि मतलब सबसे ज्यादा जो पानी है भूजल है तो वो निकालने वाले राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे कमी है पानी की, तो वो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, यूपी और चंडीगढ़ और कर्नाटक, ये है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है इनका।
जो इंडेक्स निकलती है उसके अंदर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कहाँ कहाँ पे है, ये 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। वैसे 9 राज्यों को पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ यहाँ पे पानी की स्कार्सिटी रहती है, कि जो औसत से ज्यादा है ना पानी का खर्च करते हैं। अब गुणवत्ता रिपोर्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। और उसके बाद में जैसे भूजल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में है। एक तो देखो, राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्रण है ना, वाटरशेड प्रोग्राम है, उसके तहत मानचित्रण वगैरह बनाया जाता है, वो हो गया। फिर उसके बाद में आर्सेनिक मुक्त करने के लिए जलवृत तकनीक है, कि उसके अंदर सीमेंट की एक ऐसी सीलिंग कर दी जाती है, और उससे क्या है कि आर्सेनिक है वो नीचे नहीं जाता है, पानी है ना वो जो जल भराव है अंदर होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, उसके अंदर जो आर्सेनिक है वो नहीं जा पाता है। तो उसके लिए आर्सेनिक मुक्त जलवृत तकनीक का है, उसका यूज में लिया जाता है। जल जीवन मिशन हो गया, या फिर जल शक्ति अभियान हो गया, जल संचय जल भागीदारी हो गया, ठीक है, कैच द रेन अभियान हो गया। ये बहुत सारी चीजें हैं, वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। पानी के लिए हम कई बार हम बात कर चुके हैं, एक साथ में हम देखते ही रहते हैं। तो जिला स्तर पे जल शक्ति केंद्र वगैरह हो गए, ये है। फिर मिशन अमृत सरोवर है, तो इसके अंदर क्या है कि 70 हर जिले के अंदर 75 ऐसे अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो ये हो गया मिशन अमृत सरोवर हो गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो इसके तहत भी जैसे सिंचाई है तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, तो उसकी बात चलती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, वो मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के, वो बता रखे हैं। और उससे ऊपर जो हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, वो परसेंटेज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना बस। आगे चलते हैं। देखो एक ये है नव्या कार्यक्रम। नव्या कार्यक्रम क्या है कि जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को क्या है कि कौशल विकास के लिए अलग अलग स्कीम आपको पता है कि चलती रहती है, लेकिन इन गर्ल्स के लिए एक नव्या स्कीम है। तो एक प्रधानमंत्री क्या है, KVY कौशल विकास योजना है, इसकी 4.0 स्कीम है। 4.0 स्कीम है, इसके तहत इनको कौशल वगैरह दिया जाता है। इसके अंदर जैसे AI मशीन लर्निंग ये सब तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो ऑन बोर्ड तरीके से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि घर बैठ के आप है ना सीख सकते हो, कौशल वगैरह सीख सकते हो, उनको फैक्ट्रीज के अंदर ले जाकर और वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है इनको, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, नर्चरिंग एस्पिरेंट थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ये नव्या स्कीम है। तो सीधा आपको पूछा जाता है यदि नव्या स्कीम क्या है, तो वो आप बता सकते हो। नव्या स्कीम के अंदर क्या है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है 4.0, इसके तहत ये किया जा रहा है। फिर इसके बाद में फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब रोल है, ये दिए जाते हैं, मतलब AI मशीन लर्निंग और ये क्या क्या चीजें, ड्रोन वगैरह उड़ाना, वो सारी चीजें इनको करवाई जाती हैं। समग्र विकास मॉड्यूल है ये, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि समग्र विकास का मॉड्यूल है ये। इसके अंदर देखो इनको डिजिटल लिटरेसी भी दी जाती है, बैंक वगैरह खाता वगैरह किस तरीके से चलेगा वो सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये भी दी जाएगी इनको। तो डिजिटल लिटरेसी हो गया और फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, ये तो बैंक खाता तो ये फाइनेंशियल के अंदर आएगा। डिजिटल लिटरेसी के अंदर दूसरी चीजें आ जाएंगी, कि मतलब आपको कंप्यूटर मोबाइल वगैरह ये सारी चीजें हैं तो वो चलानी आ रही है, ड्रोन वगैरह चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सारी चीजें। फिर कैरियर रेडीनेस है, कैरियर के लिए उनको तत्पर किया जाएगा, कि उनको तैयार किया जाएगा कि हाँ ये आप स्किल सीख लो, उसके बाद में डायरेक्टली आप है ना कैरियर बन जाएगा। फिर उद्यमशीलता अभिविन्यास है, कि नया यदि वो स्टार्टअप वगैरह खोलनी चाह रही हैं तो उनके लिए भी है ना उनको एक ओरिएंटेशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये मॉड्यूल वगैरह होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नव्या के तहत ही है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो स्किल इंडिया मिशन है, तो उसके तहत क्या क्या है, SIDH है, वो सारी चीजें बता रखी हैं, उसमें और काम का नहीं है ज्यादा। अब देखो ये शायद सेकंड लास्ट आर्टिकल है, तो इसके अंदर देखो एक RID फंड है, RDI फंड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, ये कोर्स है। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे था, और इसके अंदर एक दो पॉइंट यदि आपको एक्स्ट्रा निकल रहे हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो RDI कोर्स है, ये क्या है कि जैसे मतलब बिराक है, भाभा इंस्टीट्यूट है, तो उसका और RDIF इन दोनों के बीच में कोलेब्रेशन की है ना थोड़ी सी बात थी, कि निजी क्षेत्र के अंदर है ना उनकी भागीदारी है तो वो कैसे बढ़ाई जाए, उसके बारे में ये है। तो देखो RDI कोर्स है, तो इसका एक प्रमुख घटक क्या है कि इसका ये पहली बात तो है 1 लाख करोड़ रुपए का है ये RDI कोर्स, ठीक है। पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद में ये स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ना इसको शुरू किया गया था। स्वदेशी विनिर्माण है उसको बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया। इनोवेशन वगैरह है ना हायर लेवल पे है ना, यदि इनोवेशन वगैरह थोड़ी सी बाकी रह रही है तो उसके लिए ना RDI फंड था, कि मान लो कि कोई इंसान है, तो मतलब कोई रिसर्चर वगैरह है और वो अपनी एक लास्ट स्टेज के अंदर पहुंचा हुआ है, और उसको यदि पैसे की जरूरत है तो उसको है ना RDI फंड है इसके तहत दिया जाता है। और बिराक है तो इसके तहत भी है ना ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में तो ये आर्टिकल है, लेकिन हमें RDI फंड के बारे में देखना है स्पेशली, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। देखो पहली बात तो है RDI फंड है, ये ANRF है और DST है, इनके द्वारा इसका है ना मैनेजमेंट वगैरह ये सब किया जाता है। तो ये दो चीजें होंगी, ठीक है। DST और ANRF है, ये दो है इसके तहत, ठीक है।
फिर उसके बाद में उच्च जोखिम वाले प्रौद्योगिकी गहन परियोजनाएं हैं, उनके लिए है ये मैंने आपको बता दिया। और टीआरएल 4 से 9 मतलब कि जो ऊपर के लेवल के यदि लास्ट स्टेज पे यदि पहुंचे हुए हैं उनके रिसर्च वगैरह, तो उनके लिए 4 से 9 तक यदि वो कोई पहुंचा हुआ है और उसको यदि पैसे की जरूरत है तो उसको दिया जाता है, तो 4 to 9 है। ये टीआरएल है, वो उसी के ही टेक्नोलॉजी के लिए कितना रेडी हो आप, उसके लिए है। फिर 5 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए हर एक इंसान को दिए जाते हैं, मतलब एक उद्योग या स्टार्टअप को है ना, वो 5 करोड़ से 200 करोड़ तक पैसे दिए जाते हैं। और उनकी लागत का 50% है ना, उसको कवर ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। फिर बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के भी ये दिया जाता है। तो बस ये है। ठीक है। आरडीआई फंड है, इसके बारे में हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। देखो ये लास्ट आर्टिकल है, इसमें भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना है उनके बीच में एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज है। ये है युद्ध अभ्यास, ये कोची के अंदर चल रहा है। ये पीसीएस वगैरह के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में है, या फिर आपको पूछा जाएगी किन किन के बीच में है, ये भी पूछ सकते हैं, कहाँ पे हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है। ये दो चीजें हैं, वो आप देख लो। थोड़ा सा ये आरडीआई फंड है, इसको ना आप अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ कहाँ पे, मतलब किन किन को टीआरएल 4 से 9 है, या फिर ना इसको किसके लिए यूज में लिया जाता है, कितना फंड दिया जाता है, 5 करोड़ से 200 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में इसको स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उन्हीं के लिए दिया जाएगा। ये कहीं पे भी आपको ना स्टेटमेंट के अंदर फंसा सकता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अब देखो, देखो लास्ट टू लास्ट लेसन था, तो उसके अंदर तो हमारा बी बी ए आंसर है। ठीक है, ये तो लास्ट टू लास्ट लेसन का है, जो मतलब हम फ्राइडे को हमने किया था, फ्राइडे के लिए है ये। और इस कल वाले का है ए डी बी, यही है जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं लिख के तो नहीं लाया, पर यही है, ये कल वाले का है। और बाकी आप देख लेना। 3 क्वेश्चन है आज भी। सेकंड सीपी ग्राम से है। तीसरा ये आरडीआई फंड है, उससे है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू।